हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन क्लास। आज हम लोग देखेंगे कैश रिजर्व रेशियो के बारे में, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में, इनके इम्प्लीकेशंस के बारे में और फाइनली एनडीटीएल के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कैश रिजर्व रेशियो के बारे में। ये एक सर्टेन अमाउंट होता है जिसे बैंकों को आरबीआई के पास मेंटेन करना होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। ये 4% ऑफ एनडीटीएल होता है। एनडीटीएल के बारे में आगे देखेंगे क्या होता है। और ये 4% क्राइटेरियन जो है ये 2013 से है। सीआरआर पर बैंकों को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है और इसमें हम लोग गोल्ड या फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट को अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल होते हैं। बस इसे इन द फॉर्म ऑफ कैश ही मेंटेन करना होता है। अब एसएलआर के बारे में देखते हैं। ये भी सर्टेन अमाउंट होता है जिससे कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास मेंटेन करना होता है। बस फ़र्क इसमें इतना होता है जो इसमें आप इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में आरबीआई के पास मेंटेन रख सकते हैं। और हमने सीआरआर में क्या देखा था, ये बस इन द फॉर्म ऑफ कैश आरबीआई के पास मेंटेन करना है। पर इसमें 3 चीज़ें हैं, कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। कैश जो है वो आरबीआई के पास मेंटेन करना होता है, गोल्ड भी आरबीआई के पास मेंटेन करना होता है, पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बैंक्स अपने पास मेंटेन कर सकते हैं। ये 22% ऑफ एनडीटीएल होता है। हमने सीआरआर में क्या देखा था, ये 4% ऑफ एनडीटीएल होता है। और हमने सीआरआर में एक और चीज़ देखी थी, जो सीआरआर पर बैंकों को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। पर एसएलआर में क्या होता है, अगर बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो इस पर उन्हें इंटरेस्ट मिलता है, जिससे उनकी कमाई होती है। अब इसके इम्प्लीकेशंस के बारे में देखते हैं। अगर सीआरआर या एसएलआर हाई होता है तो क्या होता है, बैंकों के पास पैसे कम होते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों ज़्यादा होता है तो क्या होता है, बैंकों को और भी ज़्यादा पैसे आरबीआई के पास मेंटेन करना पड़ेगा। तो इससे कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट क्या होगा, जो बैंकों के पास पैसे कम होंगे, बैंकों के पास पैसे कम होंगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट हाई होगा, बोरोइंग्स कम और इन्वेस्टमेंट कम, मनी सप्लाई कम, और ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ लो होगा और इन्फ्लेशन लो होगा। हमने पिछली वीडियो में देखा था जो इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कम होता है तो इन्फ्लेशन भी क्या होता है, कम होता है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होता है तो इन्फ्लेशन भी क्या होता है, जनरली ज़्यादा होता है। और इन्फ्लेशन और रुपी वैल्यू में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। अगर इन्फ्लेशन कम तो रुपी वैल्यू हाई। रुपी वैल्यू हाई का मतलब क्या होता है, जो रुपया और भी ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लो करते हैं तो बाकी भी क्या हो जाएगा, ये उल्टा चल जाएगा। अब हम लोग एनडीटीएल को देखने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। बैंक्स के लिए लोन्स क्या है, वो एसेट्स है, क्योंकि आप जो पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक्स क्या करते हैं, उस पैसे को किसी दूसरे कस्टमर्स को देते हैं और इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, और उससे उनकी कमाई होती है इंटरेस्ट के रूप में। तो इसीलिए बैंक्स के लिए लोन्स क्या है, वो एसेट्स है। डिपॉजिट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ है। बैंक्स के पास जो पैसे डिपॉजिट होते हैं वो 2 फॉर्म में होते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, एक टाइम डिपॉजिट्स होते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है, जब आप बैंक से पैसे विड्रॉ करने जाते हैं तो आपकी डिमांड पर बैंक क्या करते हैं, आपको पैसे देते हैं, तो इसे ही डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो गया, करेंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट एंड डिमांड ड्राफ्ट। टाइम डिपॉजिट्स क्या हो गया, जो इससे आप एक फ़िक्स्ड पीरियड के बाद विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एफडी आरडी, आप भी अपना एफडी करवाते होंगे 5 साल 10 साल, तो वो एक फिक्स्ड डिपॉजिट के बाद आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। लिक्विडिटी के बारे में देखते हैं। आप किसी भी एसेट्स या इन्वेस्टमेंट को कितना इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, लिक्विडिटी कहते हैं। अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किसका होता है, करेंसी का होता है, फिर डिमांड डिपॉजिट्स होता है, फिर सेविंग्स डिपॉजिट और फाइनली टाइम डिपॉजिट्स। इसलिए हमने यहाँ पर क्या देखा था, जो टाइम डिपॉजिट्स लेस लिक्विड एंड डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, टाइम डिपॉजिट से डिमांड डिपॉजिट के कंपेरिजन में कम लिक्विड होता है, क्योंकि इससे कैश में बदलने में थोड़ा टाइम लगता है, इस कारण से। अब एनडीटीएल के बारे में देखते हैं। बैंक्स के पास जो डिपॉजिट्स हमने देखा था वो 2 फॉर्म में देखा था, एक डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स, और इसे ही हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटीज कहते हैं। तो इसे हम कंबाइंड फॉर्म में क्या कह सकते हैं, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज कह सकते हैं। अभी यहाँ पर सामने में अगर नेट आ जाता है तो क्या होता है, अगर नेट आ जाता है तो क्या होता है, जो बैंकों के पास टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज है, यानी कि बैंकों के पास जो टोटल डिपॉजिट्स है और
इस बैंक का दूसरे बैंकों के पास डिपॉजिट्स जो है दोनों के डिफरेंस को क्या कहते हैं, एनडीटीएल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप अच्छे से समझ आएंगे। सी बैंक्स के का एनडीटीएल क्या हो गया, जो बैंक्स के पास डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज है, यानी कि बैंक्स के पास टोटल डिपॉजिट्स जो है माइनस इस बैंक का दूसरे बैंक्स के पास जो डिपॉजिट्स है, इसे ही क्या कहते हैं, बैंक्स एनडीटीएल कहते हैं।